वीना और रजनी राजपूत जी ने भी कहा है कि वो भी हिंदी ले रही हैं। वैष्णवी मिश्रा, इन्होंने भी हिंदी का को ही ऑप्ट किया है। चलिए फिर हम बाद में ये सब डिस्कस कर लेंगे, अभी क्लास पे चलते हैं। तो इससे जो हमारी पिछली क्लास हुई थी, आ, हाँ ठीक है आदित्य जी, हाँ इन्होंने भी हिंदी के लिए ही चुना है। तो हम लोग आगे इस चीज पे डिस्कस करेंगे, अभी क्लास शुरू करते हैं। तो हमारी जो पहली क्लास हुई थी, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास उस दिन का हमारा टॉपिक था। उसमें काल विभाजन एवं नामकरण जो विषय था, हिंदी साहित्य को लेकर के कौन कौन से काल विभाजन हुए हैं, किन्होंने किस काल को क्या नाम दिया है, और प्रमुख काल कौन कौन से है, उस काल की क्या विशेषताएं हैं, ये सब प्रमुख टॉपिक पे हम लोगों ने उस दिन बात की थी। और इससे संबंधित मैंने पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर किया था। आप लोगों ने शायद वो पढ़ा होगा पीडीएफ। उससे मैं बेसिक क्वेश्चन अगर क्लास खत्म होने के बाद पूछ लूं तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनफ टाइम दिया गया था आप लोगों को पीडीएफ पढ़ने के लिए। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 काल में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हमारा आदिकाल आता है, जो कि 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक है। उसके बाद मध्यकाल आता है। मध्यकाल को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला भक्ति काल, यानी कि जो पूर्व मध्यकाल है, आरंभिक मध्यकाल, वो भक्ति काल है। और जो उत्तर मध्यकाल है वो रीतिकाल कहलाता है। आरंभिक मध्यकाल जो है वो भक्तिकाल, उसकी सीमा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक थी। और जो रीतिकाल थी उसकी सीमा 1650 से 1850 ईस्वी तक थी। उसके बाद अब जो आधुनिक काल शुरू हुआ है 1850 ईस्वी से, वो अभी तक चल रहा है, यानी कि अभी का जो हमारा समय है वो आधुनिक काल में ही आ रहा है। और हालांकि आधुनिक काल के भी अलग अलग विभाजन है, लेकिन हमें उतने डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप लोग बस बीए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपको उसमें से जो पूछा जाएगा वो मैं आप लोगों को बस पढ़ा रही हूँ। तो हमें इतनी बेसिक जानकारी जरूरी थी, इसीलिए हम लोगों ने इतना देखा। अब हम आज शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो आप लोगों को वैसे मैंने आदिकाल का बैकग्राउंड दे दिया था पिछली क्लास में भी, कि आदिकाल क्या है, इसका नामकरण क्यों किया गया था, और आदिकाल की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी, उस समय की सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक परिस्थितियां क्या क्या थी, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। और आदिकाल की शुरुआत कब से हुई है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। आप लोगों में से अगर किसी ने उस पीडीएफ को पढ़ा होगा पीडीएफ को, तो क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है कि आदिकाल का नामकरण किसने किया था? आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी, वेरी गुड बीना जी, आपको पता है। और कोई लोग जिनको जेन्युइनली पता था कि हाँ, और वो हिचक से या डर से नहीं बोल रहे थे? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप लोग उस पीडीएफ को जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने बेसिक जो उस क्लास का, पिछली क्लास की हमारी जो भी बातें हुई थी, जो भी मैटर है मेरा, वो मैंने उसमें दे दिया था। और वो मेरे हैंड रिटन नोट्स थे, ऐसा नहीं था कि मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। वो जो मैंने अभी तक खुद भी जेन्युइनली पढ़ा है, मैंने उस आधार पे नोट्स तैयार किए। इवन कि आज का जो पीडीएफ है ये भी मेरा खुद का तैयार किया हुआ है। तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो भी उससे मैंने मतलब उसमें दिया है वो सारा फैक्ट ही है, आपको सारे याद करने हैं, और उससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो आज हम लोग आदिकाल की शुरुआत करते हैं। 1000 ईस्वी से आदिकाल की शुरुआत होती है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी आदिकाल की शुरुआत में, यानी कि 700 ईस्वी के आसपास। और वो जो समय था, जो भारत में विदेशी आक्रमण का समय था, उस समय की सामाजिक परिस्थितियां जो थी, वो एक जो सुसंगठित भारतीय समाज था उससे इतर परिस्थितियां हो रही थी, क्योंकि चूंकि विदेशी आक्रमण हो रहे थे, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इस सब तरह के आक्रमण 1200 ईस्वी के आसपास हुए थे, तो इससे हमारा समाज प्रभावित होता है। जैसा कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि किसी भी समाज का साहित्य जो होता है वो जनता की संचित चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। यानी कि अगर हमारा साहित्य, हम जिस काल में रह रहे हैं उस काल के साहित्य में हमारे काल की विशेषताएं दिखाई देती है। यानी कि अगर हम आदिकाल को पढ़ेंगे तो आदिकाल के साहित्य में उस काल की विशेषताएं दिखाई देती है। अगर हम अपने दौर के यानी कि 2020 के साहित्य को पढ़ते हैं तो 2020 के साहित्य में हमारी 2020 की विशेषताएं दिखाई देती है।
तो जब हम आदिकाल को पढ़ेंगे तो हमें हमारी सामाजिक परिस्थितियां जो भी थी हमें पता चलती है। और उस समय हिंदी भाषा का जो स्वरूप था वो विकसित नहीं हुआ था। जो हिंदी भाषा हम आज बोल रहे हैं उसका व्याकरणिक स्वरूप निर्धारित नहीं हुआ था। ऐसा हम लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा, बताया था मैंने आप लोगों को कि आधुनिक काल आते आते हिंदी साहित्य का एक सुसंगठित रूप, व्याकरणिक रूप विस्तृत हुआ था। उससे पहले एक बोलचाल की भाषा थी जिसका कोई निश्चित पैमाना नहीं था, कोई कुछ भी बोल सकता था, उसे हिंदी के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता था। और मैथिली भाषा जो थी, हिंदी के साथ साथ एक दूसरी भाषा भी चल रही थी मैथिली, जिसके कि कवि विद्यापति जो थे, मैथिल कोकिल जिन्हें बोला जाता है, तो विद्यापति का दौर भी आदिकाल का ही दौर था। तो उससे जुड़ा हुआ मैंने पीडीएफ तैयार किया है, तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर ऑन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पीडीएफ में जो भी है पता चले, उसको मैं फिर डिटेल में आप लोगों को समझाते जाऊंगी। ठीक है। आप लोगों को पीडीएफ दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। रिस्पॉन्स करिए। यस मैम। यस मैम, आ रही है। ओके, चलिए। देखिए, तो अभी तक जैसा मैंने आपको बताया था, सामान्य तौर पर हिंदी साहित्य का आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक के काल को माना जाता है। आप लोग ईस्वी जरूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर रहते हैं। ठीक है। राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के आधार पर यह काल युद्ध, संघर्ष एवं अशांति से ग्रस्त काल था। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया कि हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी, और राजा हर्षवर्धन कौन थे? तो वो तत्कालीन भारतीय समाज के एक बहुत बड़े राजा थे, जिनके अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे प्रांत आते थे। और उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? तो वह प्रांत टूट गया। अब जो एक शासक है उसकी मृत्यु हो जाती है तो जनता में विद्रोह हो जाता है, सेनापति अपना अलग राज्य बनाने की मांग करता है, मंत्री अलग राज्य बनाने की मांग करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक युद्ध एवं संघर्ष की उत्पत्ति होती है, यानी कि सब में आपस बैर शुरू हो जाता है। और इसी बैर का फायदा उठाया जो हमारे बाहरी आक्रमणकारी जो थे, भारत से बाहर के जो आए थे, अफगानिस्तान के, ईरान के, इस सब तरह के आक्रमणकारियों ने इसी स्थिति का फायदा उठाया और भारत पे बाहरी आक्रमण भी आदिकाल के ही दौर में हुआ। यानी कि अब जितने भी देखते हैं शुरुआती बाहरी आक्रमण वो 1000 ईस्वी के बाद ही शुरू होते हैं। तो यह युद्ध का काल था। इस काल में धर्म के मूल रूप का ह्रास हो गया था। अब धर्म का मूल रूप क्या होता है? जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म का हूँ या मैं मुस्लिम धर्म का हूँ, तो हिंदू या मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, यह एक विचार है, यह एक पंथ है। धर्म क्या है? सनातन या इस्लाम। दो तरह के धर्म होते हैं, सनातन या इस्लाम, उस समय के दौर में। तो जो धर्म का आपसी टकराव था, यानी कि अब सनातन धर्म जो हमारा मूल रूप से धर्म है वो अब नहीं रह गया है। अभी मान लीजिए अगर हम हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं तो हम सनातन या इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करते। हम मानते हैं कि नहीं, हम हिंदू धर्म के हैं, हम मुस्लिम धर्म के हैं, क्योंकि हमारे धर्म में विकृति आ गई है। मूल सनातन धर्म या मूल इस्लाम धर्म अब नहीं रहा है। तो उस समय से, यानी कि बाहरी आक्रमण के काल से ही विकृति की शुरुआत हो गई थी। दो धर्म की टकराहट हुई थी और एक दूसरे की देखा देखी में अपने अपने धर्म में उन्होंने विकृतियां लानी शुरू कर दी थी। यानी कि हमारे सनातन धर्म में अगर पर्दा प्रथा नहीं थी तो दूसरे की देखा देखी में हमने पर्दा प्रथा की शुरुआत कर दी। तो इस सब तरह के जो अंतर थे वो शुरू हो गए थे। तो इससे धर्म का मूल रूप बदल गया था।
यह काल भाषा के रूप में हिंदी के प्रारंभिक रूप से पोषित होने का दौर था। अब मैंने आपको बताया कि हिंदी का उस समय कोई निश्चित रूप निर्धारित नहीं था। हिंदी का निश्चित रूप आदिकाल यानी आधुनिक काल यानी कि 1850 ईस्वी के बाद से एक निश्चित रूप तैयार हुआ, एक व्याकरणिक रूप तैयार हुआ था, जिसमें हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर उस समय महादेव गोविंद रानडे, और जो भी उस समय के समाज सुधारक थे, राजा राम मोहन राय, इन सब ने, इवन कि हमारे महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने भी हिंदी के एक व्याकरणिक रूप को तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो उस समय का जो दौर था, हिंदी का प्रारंभिक दौर था, उसमें हमारी भाषा निश्चित नहीं थी, हम कुछ भी लिख दे रहे थे, अवहट्ठ भाषा, अपभ्रंश भाषा, मैथिली भाषा, एक तरह से खिचड़ी बनी हुई थी भाषाओं की। ठीक है। उसके बाद क्या है कि राजस्थानी एवं ब्रज भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से साहित्य में हो रहा था। अब हम जो साहित्य देखते हैं आदिकाल के दौर की, उसमें दो तरह की भाषाएं दिखती है, राजस्थानी भाषा और ब्रज भाषा। शाब्दिक रूप में उस समय का जो दौर था, उसमें राजस्थानी भाषा को डिंगल भाषा कहा जाता था और ब्रज भाषा को पिंगल भाषा कहा जाता था। डिंगल एवं पिंगल, अगर आपके परीक्षा में वैसे इतने डीप से पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है कि डिंगल एवं पिंगल भाषा किस काल से संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे आदिकाल से संबंधित। डिंगल भाषा यानी कि राजस्थान की भाषा और पिंगल भाषा यानी कि ब्रज भाषा। तो आदिकाल का जो हेलो, आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? हाँ मैम। यस मैम आ रही है। ओके। पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गया था कॉल, और मैं इधर लेक्चर दिए जा रही थी और पता ही नहीं चल रहा था, आप लोग रिस्पांस दे नहीं रहे थे। फिर मैंने देखा कि कॉल तो डिस्कनेक्टेड है। चलिए, आप लोगों ने कहाँ तक सुना था ये बता दीजिए। कहाँ तक मैं आप लोगों को बता पाई थी? टिंगल और पिंगल भाषा आदिकाल से संबंधित है। ओके ओके, ठीक है ठीक है।
उससे आगे चलिए मैं शुरू करती हूँ। स्क्रीन शेयर ऑन कर रही हूँ, आप लोग फिर से वही पीडीएफ देखेंगे। ये आप लोग पीडीएफ देख पा रहे हैं? यस ओके। मैम। तो ये हिंदी साहित्य का जो पहला कवि है वो सरहपाद को माना गया था। आप लोगों को मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था कि सरहपाद जो है 7वीं शताब्दी के कवि हैं। उनको हिंदी साहित्य का पहला आदिकालीन कवि माना गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के पहले कवि कौन है, तो आप लोग सरहपाद को बताएंगे। और इन्हें राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन हमारे आधुनिक काल के बहुत बड़े लेखक हैं और उनके इस विचार पे सबने अपनी सहमति दी कि हाँ, सरहपाद हिंदी साहित्य के प्रथम कवि है। ठीक है। उसके बाद हिंदी की प्रथम रचना जो है वो जैन कवि, मैंने आप लोग को पिछली कक्षा में भी बताया था कि आदिकाल में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, इस सब तरह के साहित्य प्रचलित थे। तो जो हमारे जैन साहित्य के जैन कवि हैं, यानी कि जैन धर्म आप जिसे बोलते हैं आजकल जैन धर्म, वो उस समय का शुरुआती धार्मिक रूप था जैन धर्म का। और उसके जो कवि थे देवसेन, उन्होंने श्रावकाचार की रचना की थी 933 ईस्वी में। और श्रावकाचार को हिंदी साहित्य का पहला किताब माना गया है, हिंदी साहित्य की पहली रचना मानी गई है। ओके। इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। इस काल में 5 प्रकार के साहित्य प्रमुखता से लिखे गए थे। इस पे मैंने छोटे रूप में पिछली कक्षा में भी डिस्कस किया था कि इस काल में 5 प्रकार के साहित्य लिखे गए थे। सिद्ध साहित्य, अब सिद्ध क्या है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में, अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपने आदि काल के इतिहास में, यानी कि जब आप लोग इतिहास पढ़ते हैं तो 3 तरह का होता है ना, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। तो आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बौद्ध धर्म जो था वो चतुर्थ बौद्ध संघ थी, यानी कि कनिष्क के काल में 2 भाग में विभाजित हुआ था। आप लोगों को अगर पता होगा, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन-कौन सा भाग था? मैम हीनयान महायान। कुंडल वन में हुआ जी, था। जी। हाँ, तो हीनयान और महायान में जो विभाजित हुआ था बौद्ध धर्म, उसी हीनयान को वज्रयान कहा जाता है। दूसरी भाषा में देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वज्रयानी शाखा। वज्रयान यानी कि हीनयान। हीन का शाब्दिक अर्थ होता है जो छोटा होता है। अब छोटा क्यों बोला गया? क्योंकि जो हीनयानी थे, यानी कि जो हीनयान शाखा के समर्थक थे, वो अपनी पारंपरिक विचारधारा से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। और जो महायान के समर्थक थे, उनका मानना था कि बौद्ध धर्म में कुछ बदलाव होने जरूरी है, जो कि जैसे कि पहले बौद्ध धर्म में था कि स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, तो महायान के लोगों ने स्त्रियों के प्रवेश की पाबंदी को हटा दिया, लेकिन हीनयान के लोगों ने स्त्रियों के प्रवेश की पाबंदी को बरकरार रखा। तो जो पारंपरिक रूप से जैसा बौद्ध धर्म चला आ रहा था, जो उसके समर्थक थे, उन्हें हीनयानी कहा गया, या वज्रयानी। वज्र मतलब होता है बहुत कड़क, बहुत मजबूत। तो जो अपनी परंपरा से बहुत मजबूत रूप से जुड़े हुए थे, उन्हें वज्रयानी कहा गया या हीनयानी कहा गया। तो उसी वज्रयानी शाखा के जो कवि थे, उसे सिद्ध कवि कहा गया और उनकी रचनाओं को सिद्ध साहित्य कहा गया। तो इसकी शुरुआत भी आदिकाल में ही हुई थी। तो आदिकाल में कितने प्रकार के साहित्य लिखे गए हैं? तो 5 प्रकार के। पहला सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य क्या है ये आप लोगों ने समझ लिया। फिर दूसरा है नाथ साहित्य। अब नाथ कौन है? तो जो ये सिद्ध के बाद धर्म का विकसित रूप हुआ था, यानी कि सिद्ध धर्म जब जैसे बहुत सारी परंपराएं जो थी वो रूढ़िवादिता का रूप ले ली थी, जिससे समाज में दिक्कतें आ रही थी। तो एक गोरखनाथ नाम के सिद्ध कवि ने, यानी कि उनका नाम गोरखनाथ था, जैसे कि हमारे यूपी के जो मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो गोरख धर्म से ही, वो गोरखा है। जैसे आप लोगों ने गोरखपुर का नाम सुना होगा, क्योंकि वहां पे गोरख धर्म का या गोरखनाथ के जो विचारधारा है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव था, तो इसीलिए उस जगह का नाम गोरखपुर रखा गया। और योगी आदित्यनाथ का भी संबंध उसी गोरखपुर से है, अतः
और इसीलिए उन्हें योगी भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग योगी होते हैं, इनका कोई घर परिवार नहीं होता, ये लोग घूमते हैं इसी तरह से, भिक्षाटन करते हैं, खाते हैं। तो इसीलिए तो वही नाथ साहित्य यानी कि सिद्ध साहित्य में जब रूढ़िवादिता आ गई तो उसे सुधारने के लिए गोरखनाथ ने एक अलग पंथ की स्थापना की, जिसे नाथ पंथ कहा गया। और नाथ पंथ के योगियों ने जो दोहे लिखे उसको नाथ साहित्य के अंतर्गत रखा गया, और इसका काल भी 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ठीक। उसके बाद हमारा आता है जैन साहित्य। आप लोगों ने जैन धर्म के बारे में भी पढ़ा होगा कि महावीर या वर्धमान नाम के जो योगी थे, उन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की थी बौद्ध धर्म से प्रेरणा लेकर के। तो इसके जो भी मतलब लेखक थे, उन्हें जैन साहित्य के अंतर्गत रखा गया था, क्योंकि जैन साहित्य में भी जितने भी धर्म होते हैं उनमें कुछ कुछ धार्मिक किताबों की रचना होती है। तो हिंदी साहित्य की शुरुआत धार्मिक ग्रंथों की रचना से ही हुई थी, और जैन साहित्य के अंतर्गत जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे वे चूंकि धार्मिक थे, अतः उन्हें जैन साहित्य के अंतर्गत रखा गया था। फिर अगला हम लोग देखते हैं रासो साहित्य। अब रासो साहित्य क्या है? तो पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था एक पृथ्वीराज रासो के बारे में। एक ग्रंथ है हमारा पृथ्वीराज रासो, आप लोगों ने सुना भी होगा, इतिहास को भी पढ़ते हुए आप लोगों ने जाना होगा कि चंद बरदाई नामक कवि ने रासो साहित्य पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और किस राजा के ऊपर की थी? तो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर की थी। आप लोगों को आइडिया है पृथ्वीराज रासो के बारे में कुछ भी? मैम ये लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आए थे इससे। हाँ, पृथ्वीराज रासो से आपसे हर साल, मतलब एक साल छोड़ के एक साल तो जरूर ही क्वेश्चन रहता है, इवन कि हर साल भी रहता है। पृथ्वीराज रासो बहुत महत्वपूर्ण किताब है हिंदी साहित्य का। इसे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कहा है पृथ्वीराज रासो को। तो ये जो पृथ्वीराज रासो है इसी रासो साहित्य के अंतर्गत आता है। अब रासो साहित्य क्या है? तो रासो शब्द की उत्पत्ति रास नामक शब्द से हुई है। रासो जो पहले की राजस्थानी भाषा थी, उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अभी भी जैसे वो लोग बाबू सा कहते हैं, या ओकार की मात्रा उनमें ज्यादा होती है, हर बात में वो लोग ओकार की मात्रा ज्यादा लगाते हैं। तो रास को राजस्थानी भाषा में रासो बोलना शुरू किया गया था। और रास शब्द का अर्थ होता है किसी के जीवन चरित को लेकर के, या किसी के प्रेम को लेकर के, किसी के जो भी उनका अचीवमेंट है उसको लेकर के जो रचना होती है उसे रासो साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। तो रासो कहा जाता है उस शब्द को। तो इस तरह की जो भी रचनाएं हुई, यानी कि विरह लीला, प्रेम लीला, या किसी राजा के जीवन चरित से संबंधित जो भी रचनाएं हुई, उसे रासो साहित्य के अंतर्गत रखा गया। इसीलिए इसका नाम रासो साहित्य हुआ। और रासो साहित्य के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो का जो हमारा ग्रंथ है उसका नाम आता है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कहा है, और इसकी रचना चंद बरदाई जी ने की है, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आता है लौकिक साहित्य। यह सब तो एक कैटेगरी डिवाइडेड है कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। लेकिन इतना ही तो बस नहीं लिखा गया होगा। एक एक साल में अभी हम लोग देखते हैं कि हजारों बुक लिखे जाते हैं, तो उस समय में भी तो बहुत सारी किताबें लिखी गई होंगी। तो जो छिटपुट साहित्य था, यानी कि कुछ जो अलग तरह के साहित्य थे, उसे लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा गया। यानी कि जिनका संबंध इन चारों पांचों में से किसी से भी नहीं था, उसे लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा गया। जैसे विद्यापति की जो रचनाएं हैं, या एक अमीर खुसरो का नाम आप लोगों ने वैसे भी सुना होगा, जो पहेलियां बहुत ज्यादा लिखा करते थे, वो भी इसी दौर के हैं, वो भी आदिकाल के दौर के ही है। तो उनकी रचनाओं को, तो ये सब लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा गया था। इन सभी साहित्य में आदिकाल की साहित्यिक विशेषताएं परिलक्षित होती है। अब आदिकाल की साहित्यिक विशेषताएं मैंने आप लोगों को बताया है कि हिंदी का सुसंगठित रूप नहीं था, हिंदी का कोई विकसित रूप नहीं है। फिर राजाओं का वर्णन ज्यादा लिखा गया है। फिर राजाओं के जीवन चरित्र के बारे में, प्रेम काव्य के बारे में, उनकी विरह लीला या उनकी प्रेम लीला के बारे में ज्यादातर लिखा गया है। चरित काव्य यानी कि किसी एक आदर्श चरित्र को मान करके, जैसे पृथ्वीराज चौहान को आदर्श चरित्र मान लिया गया और उनके आधार पर पृथ्वीराज चौहान के आधार पर पृथ्वीराज रासो की रचना कर दी गई। उसी तरह से किसी राजा को आदर्श मान लिया गया और उस राजा के अनुसार से जो भी चरित्र काव्य लिखे गए वो सब आदिकाल के दौर की विशेषताएं हैं। ठीक। अब हम आगे देखते हैं प्रमुख आदिकालीन रचनाएं एवं रचनाकार। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पीडीएफ का, क्योंकि आपसे रचनाएं एवं रचनाकार ही प्रमुखता से पूछा जाता है कि इस ग्रंथ का नाम या इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए, या निम्नलिखित में से इस ग्रंथ को किन्होंने लिखा है, या आपको किसी लेखक का नाम दे दिया जाएगा और उनकी रचनाएं क्या है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन ही ज्यादा मिलेंगे हिंदी में, तो ये आप अच्छे से देख लीजिए। तो जैसे
मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। हम लोगों ने डिवाइड मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। किया जैन नाथ रासो, तो हम लोग उसी प्रकार से रचनाएं एवं रचनाकार देखेंगे। तो जो प्रमुख है मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने 2 लिखा है तो 2 ही रचनाएं लिखी गई है। लिखा है सरहपान। मैंने सरहपा के बारे में इससे पहले बताया है, आप लोगों को अगर याद है तो बताइए सरहपा कौन है? आप हिंदी साहित्य के पहले कवि थे आदिकाल के टाइम के। हिंदी साहित्य के पहले आदिकाल के टाइम के। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। आप लोगों ने मेरा प्रश्न सुना था, मैंने आप लोगों से क्या पूछा? यस मैम। सरहपाद कौन है? मैंने इससे पहले भी पीडीएफ में आप लोगों को बताया था, कभी 5 या 7 मिनट पहले, सरहपाद के बारे में। तो अभी जैसा हम लोग देख रहे थे सरहपाद एवं उनकी सिद्ध साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं एवं रचनाकार, तो उसमें सरहपा नाम के कवि है। तो ये सरहपा कौन है? हिंदी अभी साहित्य बताया है के मैंने आप पहले लोगों को। कवि थे आदिकाल के टाइम के। आदिकाल के हिंदी साहित्य के पहले कवि है सरहपा। आदिकाल के समय से। आदिकाल के नहीं, हिंदी काल के ही पहले कवि है, हिंदी साहित्य के पहले कवि है। और इनका संबंध सिद्ध साहित्य से है, ठीक? ओके मैम। अब आगे दूसरा जो है वो है चर्यापद, यानी कि रचना है चर्यापद और उसके लेखक कौन है? शबरपा। अब ये शबरपा भी सिद्ध साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं, सरहपा के शिष्य हैं शबरपा, और इन्होंने क्या लिखा है? चर्यापद, ठीक। इसके बाद जो है आगे जैन साहित्य के प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार। मैंने सिद्ध साहित्य देखा, अब हम जैन साहित्य देख रहे हैं। जैन साहित्य में श्रावकाचार ये रचना है और इसके रचनाकार है देवसेन। श्रावकाचार के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि यह हिंदी साहित्य की पहली रचना है जो 933 ईस्वी के आसपास लिखी गई है। यह हिंदी साहित्य की पहली रचना है और इसे लिखा है देवसेन ने, श्रावकाचार। उसके बाद जो दूसरी रचना है जैन साहित्य की वो है भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसे शालिभद्र सूरी ने लिखा है, ठीक। ये हमारा जैन साहित्य है। फिर नाथ साहित्य में कोई ऐसी प्रमुख रचना नहीं हुई है, नाथ साहित्य में बस दोहे ही लिखे गए हैं, तो उससे आप लोगों को प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। एक बस आप देख लीजिए कि नाथ साहित्य में गोरखनाथ नामक नाथ कवि ने प्रमुखता से दोहा की रचना की। गोरखनाथ के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया कि वे कौन थे, और उन्होंने सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य में धर्म को परिवर्तित किया, क्योंकि सिद्ध साहित्य में आडंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रासो साहित्य। रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार। रासो साहित्य में कौन कौन सा रासो साहित्य है? सबसे पहले खुमान रासो,
इसकी रचना दलपत विजय ने की है 9वीं शताब्दी ईस्वी में। खुमान रासो की रचना दलपत विजय ने की है। बीसल देव रासो यह नरपति नाल की रचना है और इसकी रचना 1155 ईस्वी में हुई है। यह जितने भी रचनाएं हैं इसमें जो भी नाम दिए गए हैं यह राजाओं के नाम पे है। जैसे बीसल देव नाम के राजा थे, हमीर नाम के राजा हैं, परमाल नाम के राजा हैं, तो इनके ऊपर जो चरित काव्य लिखे गए उसे रासो काव्य कहा गया, यानी कि इनकी जीवनी एक तरह से लिखी गई है। फिर तीसरे हैं हमीर रासो, तीसरा ग्रंथ है रासो साहित्य का और इसके जो रचनाकार है वो है श्रांगधर, इनका नाम है श्रांगधर। चौथे है परमाल रासो, परमाल रासो के रचनाकार जगनीक है, इसकी रचना 1230 ईस्वी में हुई है। और मैंने पिछली कक्षा में भी आप लोगों को बताया था कि हमारे मतलब गांव घर में या कहीं पे मेला लगता है तो एक आल्हा और उदल का नाटक होता है, आल्हा उदल जिसे बोला जाता है। तो वो जो नाटक है यही परमाल रासो से ही उठाया गया है और इसी में यह आल्हखंड है। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए। और इसीलिए परमाल रासो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह एक वीर गाथा काव्य है। इसमें आल्हा और उदल नामक दो वीर की चर्चा की गई है और यह आल्हखंड परमाल रासो में वर्णित है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे हैं पृथ्वीराज रासो, यह रचना है, इसके लेखक है चंद बरदाई और यह पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और इसकी रचना कितने ईस्वी में हुई है? लगभग 1400 ईस्वी में। क्योंकि यह बहुत पुरानी रचना है अतः किसी का भी एग्जैक्ट ईस्वी बहुत कम ही रचनाओं का पता होता है, हम लोग लगभग लिख के ही काम चलाते हैं क्योंकि एग्जैक्ट जो भी होता है एक्यूरेट किसी का नहीं पता होता है। जैसे हमें इसका पता है 1230 ईस्वी तो हम लोगों ने लिखा, लेकिन जिसका हमें एक्यूरेट नहीं पता होगा वहां हम लोग लगभग लगाते हैं। फिर अगला जो रासो साहित्य है वो है जयचंद प्रकाश और इसके लेखक है भट्ट केदार। उसके बाद है जय मयंक जसचंद्रिका, इसके रचनाकार है मधुकर कवि। यह सब हमारे रासो साहित्य के अंतर्गत है जिसमें वीर गाथा काव्य लिखे जाते हैं, चरित काव्य लिखे जाते हैं और प्रेम और विरह से संबंधित काव्य लिखे गए हैं रासो साहित्य के अंतर्गत। उसके बाद अन्य जो महत्वपूर्ण साहित्य है आदिकालीन वह लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा गया है जो कि ना सिद्ध जैन सिद्ध जैन नाथ और रासो साहित्य के बाद जो साहित्य बचते हैं उसे लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। और इसमें सबसे पहला नाम आता है अमीर खुसरो का। आप लोगों ने उनकी पहेलियां बहुत सारी सुनी होगी अमीर खुसरो की। वो उन्होंने क्या लिखा है? पहेलियां एवं मुकरियां। और जो हमारी खड़ी बोली हिंदी है, यानी कि जिस हिंदी में अभी हम लोग बात करते हैं, खड़ी बोली हिंदी के पहले लेखक अमीर खुसरो ही है। इससे पहले जो भी हिंदी थी वह अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी थी या कोई व्याकरणिक रूप नहीं था। लेकिन अभी जो हम लोग हिंदी बोलते हैं वह एक खड़ी बोली हिंदी यानी कि शुद्ध परिनिष्ठित हिंदी है। और उसके रचनाकार सबसे पहले कौन है? अमीर खुसरो। इसलिए अमीर खुसरो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। फिर दूसरे आते हैं हमारे विद्यापति। जो मिथिला क्षेत्र से होंगे वो विद्यापति के बारे में जरूर जानते होंगे। विद्यापति आदिकालीन कवि है, 1400 ईस्वी के आसपास इनका रचना काल है और इनकी 3 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। जिसमें से कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है दरभंगा के जो शिव सिंह राजा थे जिनके ये दरबारी कवि थे उनका जीवन चरित्र है। जबकि पदावली जो है वो राधा एवं कृष्ण के प्रेम संबंध पर आधारित रचना है। मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था कि यह कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। पदावली में राधा और कृष्ण को बस प्रेमी एवं प्रेमिका का प्रतीक माना गया है, उसका कोई भी धार्मिक रूप से कोई संबंध नहीं है। पदावली में प्रतीक मान करके प्रेमी और प्रेमिका का, राधा कृष्ण के प्रेम स्वरूप का वर्णन किया गया है। उसके बाद हमारी अगली रचना है लौकिक साहित्य के अंतर्गत वर्ण रत्नाकर और यह रचना जो है मैथिली साहित्य की पहली व्याकरणिक रचना है, यानी कि मैथिली साहित्य का पहला व्याकरण माना जाता है वर्ण रत्नाकर को। लेकिन यह भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही आता है क्योंकि यह हिंदी का प्रारंभिक रूप जो है उसमें लिखा गया था। इसके लेखक है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। फिर अगली जो रचना है संदेश रासक, यह भी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे भी देख लीजिएगा, यानी कि इसके रचनाकार का नाम याद कर लीजिएगा। इसके रचनाकार है अब्दुर रहमान। उन्होंने लिखा है संदेश रासक। इसमें एक विरहनी की पीड़ा दिखाई गई है कि उसका पति उससे दूर रहता है तो वह संदेश भिजवाती है किसी के माध्यम से, तो उसे संदेश रासक नाम दिया गया और उसके रचनाकार है अब्दुर रहमान। उसके बाद महापुराण जो कि राम काव्य से संबंधित है, उसके रचनाकार है पुष्पदंत। और भविष्यत कहा जो कि एक ज्योतिष से जुड़ा हुआ ज्योतिष ग्रंथ है जिसके रचनाकार है धनपाल। ये इतनी आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आदिकालीन
आगे भी हम लोग रचना एवं रचनाकार देखेंगे। मैंने आप लोगों से कहा था कि रचना एवं रचनाकार काल के हिसाब से देखते जाएंगे तो आपके लिए आसान होगा। अगर आप लोग एक साथ देखेंगे तो वो याद करना आपको मुश्किल पड़ सकता है, इसीलिए हम लोग काल के हिसाब से ही इसे कवर करते जाएंगे रचना एवं रचनाकार को, तो आपको एग्जाम में परेशानी नहीं होगी। जैसे कि अभी हम लोग पृथ्वीराज रासो को कालक्रम पढ़ते पढ़ते देख लिए, नहीं तो हमें अलग से पृथ्वीराज रासो और चंद बरदाई को देखना पड़ता। तो इस तरह से आप रचना एवं रचनाकार देखिएगा काल के हिसाब से, तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, आज के हमारे पीडीएफ में यही था, आज का हमारा क्लास इतना ही था। उसके बाद फिर जो ये हमारी आदिकालीन रचनाओं के बारे में है, अब मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करती हूँ और फिर आप लोगों से इसके बारे में बात करती हूँ। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया? कोई दिक्कत? अरे अरे अभी क्लास बाकी है, रुकिए। आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया? यस मैम। कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन? जैसे आप लोग पढ़ते होंगे तो पेन और पेपर तो लेके बैठते ही होंगे नोट करने के लिए, जहाँ भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। मैम मैम आप बता रही थी कि अमीर हाँ खुसरो और पहेलियाँ और मुक्करियाँ क्या होता है? पहेलियाँ तो पता है। हाँ, पहेलियां तो आप जानती ही होंगी। पहली की एक्चुअली पहली की शुरुआत ही सबसे पहले अमीर खुसरो ने की थी। मुकरिया होता है कि कह करके मुकर जाना, यानी कि इशारों इशारों में कहा जाता है कि अपनी बात समझा देना। उनका मुकरियों का उनका एक बहुत फेमस लाइन है, हे सखी साजन ना सखी, और जिसके बारे में वो बोलते हैं ना सखी चंदा या ना सखी धरती, इस तरह से। यानी कि वो इशारा तो दे रही है नायिका अपने साजन के बारे में या अपने प्रेमी के बारे में, लेकिन जब उससे उसकी सखी पूछती है कि क्या तुम ये विशेषताएं अपने प्रेमी की बता रही हो, तो वो मुकर जाती है, नहीं नहीं ये विशेषता तो मेरे प्रेमी की नहीं है, ये विशेषताएं तो हवा की है। जैसे उनका एक पद है जिसका मैं आपको शाब्दिक अर्थ बता रही हूँ, क्योंकि पद आपको पता नहीं, समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लोग अभी हिंदी के इनिशियल स्टूडेंट है। तो उसमें एक नायिका दूसरी नायिका से कहती है कि वो खिड़की से आता है और मुझे छू के चला जाता है। तो दूसरी नायिका उससे पूछती है कि क्या तुम अपने साजन की बात कर रही हो, प्रेमी की बात कर रही हो? तो वो पहली नायिका कहती है कि नहीं नहीं, मैं अपने प्रेमी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो हवा की बात कर रही हूँ कि हवा खिड़की के माध्यम से आती है, मुझे छू के चली जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नायिका ने अपने प्रेमी की विशेषता भी बता दी, लेकिन वो मुकर जाती है बात से कि मैं किसकी विशेषता बता रही हूँ। वो तुरंत दूसरा नाम ले लेती है, यानी कि वो कह के मुकर जाना, इसे मुकरियां बोला जाता है। और यह अमीर खुसरो की रचना की विशेषता थी कि उन्होंने मुकरियां बहुत ज्यादा लिखी है। समझ गई? यस मैम। और कोई प्रश्न? जैसा कि मैंने आप लोगों को आदिकाल के बारे में सारा बता दिया है, जो भी इस काल के प्रमुख कवि है, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आदिकाल की शुरुआत कब से कब तक हुई, उन रचनाओं का काल बता दिया है। तो देखिए, जैसे हिंदी साहित्य में 3-4 ही टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ना होता है। एक तो काल विभाजन एवं नामकरण, रचना एवं रचनाकार, प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं, ये 3 टॉपिक ही आपको पढ़ना होता है, जिसमें से कि हम लोगों ने काल विभाजन एवं नामकरण पढ़ लिया है, और काल विभाजन पढ़ते पढ़ते ही हम रचना एवं रचनाकार को भी कवर करेंगे। जाएंगे। तो आज की समरी में आप लोग को बता देती हूँ हुआ था। यह युद्ध एवं अशांति का काल था। बाहरी आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहे थे, धर्म में आपसी टकराहट थी। बौद्ध, जैन, नाथ, शैव, शाक्त, विभिन्न तरह के धर्म थे जो आपस में ही लड़ रहे थे अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए, और इन्हीं सब कमजोरियों का फायदा उठा करके विदेशी आक्रमण भारत पे शुरू हुए थे। उसके बाद फिर जो भी राजाओं के जो दरबारी कवि थे, मैंने आप लोग
काल के जितने भी कवि हैं मूल रूप से वो दरबारी कवि थे, यानी कि वो दरबार में रह करके किसी राजा के सानिध्य में रह करके कविताएं लिखा करते थे, कहानियां लिखा करते थे। इस काल में कहानियां तो नहीं लिखी गई, क्योंकि गद्य साहित्य मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया था कि गद्य साहित्य 1850 ईस्वी के बाद से प्रमुख रूप से शुरू हुई है। आदिकाल में पद्य साहित्य यानी कि कविताएं ही ज्यादा लिखी गई है। इवन की पृथ्वीराज रासो जो है वो भी कविता के रूप में ही है, दोहा के रूप में, छंद के रूप में उसे लिखा गया है। उसके बाद मैंने इस काल के जितने भी प्रमुख लेखक हैं उनकी रचनाएं बता दी है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में जो भी छिटपुट ग्रंथ है, यानी कि जो इन चारों साहित्य के बाद जो बचता है वो सब लौकिक साहित्य के अंतर्गत आ जाता है। इसे आप लोगों को याद कर लेना है। ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में अभी भेज रही हूँ इसे पढ़ाने के बाद, और आप लोगों को इसे देख लेना है। जो पिछला वाला पीडीएफ मैंने भेजा था उसमें मैं टेस्ट सीरीज बना रही हूँ, और उसी से मैं आपको प्रश्न भी दूंगी। तो आपको 30-30 क्वेश्चन के अलग अलग टेस्ट सीरीज मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे 30 प्रश्न ही पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य के। तो 30 में से अभी तो हम लोग 15 ही करेंगे, क्योंकि 15 व्याकरण के हैं। जब हमारा व्याकरण शुरू होगा तब हम लोग व्याकरण वाले प्रश्न करेंगे। लेकिन अभी मैं 30-30 प्रश्न आपको हिंदी साहित्य से संबंधित ही दूंगी। आपको उसे बना के मुझे ऑनेस्टी रखनी है, क्योंकि मैं तो आपको देखने नहीं जा रही हूँ कि आप चीटिंग कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया था, उसी टॉपिक पे मैं आपको दूंगी अभी प्रश्न, कुछ 1-2 दिन में। आप लोग वो बना लीजिएगा, और फिर मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी। फिर आप इस पीडीएफ को देख करके अगला जो भी हमारा टेस्ट होगा उसको दे दीजिएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को कोई प्रश्न है पूछिए, या हिंदी से संबंधित कोई कंफ्यूजन है वो पूछिए। कुछ बच्चे दूसरे मतलब चीजों से संबंधित भी अगर पूछना चाहते हैं, एंट्रेंस को लेकर के कोई कंफ्यूजन, या दूसरे सब्जेक्ट के मतलब कितने प्रश्न रहेंगे, इस सब से संबंधित कोई कंफ्यूजन, वैसे आपके तो अपने अपने सब्जेक्ट के मेंटोर ने आपको बता दिया होगा। फिर भी अगर कुछ आप कंफर्टेबल होके हमसे पूछ सकती हैं तो आप पूछिए। और आप कहाँ पे क्या समझ आया, नहीं समझ आया, आपको हिंदी की क्लास कैसी लग रही है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हिंदी बोर करने वाला विषय है, तो क्या आप लोगों को चलिए हम लोग खत्म करते हैं क्लास, करती हैं। ओके, अंकिता जी आप कुछ पूछना चाहती हैं? यस मैम, मैं पूछ रही थी कि जैसे कि हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो एक्स्ट्रा वेटेज जी एक्स्ट्रा वेटेज में जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो वो हिंदी से बहुत ज्यादा आते हैं। ग्रामर पोर्शन से आइदर वी हैव टू चूज इंग्लिश और हिंदी। तो वो जो पोर्शन होते हैं तो मैम उसके लिए कौन से बुक ऐसे आप हो लोगों को गुड, कि उतने पढ़ने पड़े? क्या पूरे बुक पढूं हिंदी के? तो थोड़ा हौच पौच हो जा रहा है एक्चुअली। क्या क्या आप मैं आपका प्रश्न नहीं मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। समझ पाई, फिर से पूछिए। जी मैम, मैं बोल रही थी कि जैसे हम क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं, राइट? तो एक अगर हम एरिया वेटेज अगर हेलो, देखा जाए। हेलो। हाँ जी मैम, आ रही है आवाज? हाँ। मैम आ रही है, ठीक है। हम्म, तो मैम मैं बोल रही हाँ थी हाँ, कि बोलो बोलो। जब हम क्वेश्चन पेपर एनालाइज करती हूँ मैं तो देखती हूँ कि एक वेटेज जो है हिंदी पोर्शन से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम्म उसको कंसीडर हम्म। लेके चलना, तो उसके लिए वो कौन से मैम वो करूँ, बुक करूँ या फिर क्या सारे बुक पढूं? तो ये समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा आप टिप्स दे सकती हैं रिगार्डिंग दिस? हाँ हाँ जी। देखिए, हिंदी साहित्य से आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 प्रश्न आपके हिंदी साहित्य से रहेंगे और 15 प्रश्न हिंदी व्याकरण से रहेंगे। तो 30 और आपको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 90 नंबर आपके हिंदी साहित्य निर्धारित करते हैं। तो सच में बहुत ज्यादा वेटेज है हिंदी साहित्य का। एग्जैक्टली मैम। आपको किसी दूसरे बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ समराइज करके ही दे रही हूँ।
जितना भी जरूरी मैटर होगा, जितना भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, वो सब मैं आपको पीडीएफ में ही दे रही हूँ। और जो मैं आपके लिए प्रश्न बना रही हूँ ऑब्जेक्टिव, जिसमें मैं टेस्ट लूंगी आप लोगों का, उसमें सारे प्रश्न रहेंगे। तो आपको इस चीज के हिंदी के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हिंदी से संबंधित आपको सारे प्रश्न दे दिए जाएंगे। फिर भी अगर आप बुक प्रेफर करना चाहती हैं तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक ले सकती हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की हिंदी ये पूरे बीएचयू एंट्रेंस से रिलेटेड ही वो बुक है एक्चुअली, ओके मैम। बीएचयू एंट्रेंस को लेकर के ही है अरिहंत पब्लिकेशन की। उससे आप वो बुक ले सकती हैं। और अगर ना भी ले तब भी हमारे जो अलग अलग सब्जेक्ट के मेंटोर है या फिर मैं खुद हिंदी की मेंटोर, तो मैं आपको सारे पीडीएफ दे रही हूँ बराबर ग्रुप में। आप इससे पहले भी देखी होंगी, मैंने 2 पीडीएफ भेजे हैं। और आपको ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतना आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, आपके पास इनफ समय है, 3 महीने का समय है आपके पास। अभी तो फरवरी बीत रहे हैं, मार्च अप्रैल, और मुझे जहां तक लगता है कि आपका एग्जाम मई के स्टार्टिंग में ही होगा, मई से पहले नहीं होगा आपका एग्जाम। तो 2.5-3 महीने हैं, आप आराम से पढ़ाई करिए। स्ट्रेस लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, स्ट्रेस मत लीजिए, आराम से पढ़िए। आपको पीडीएफ जो भी दिए जा रहे हैं, बस आप ये श्योर कर लीजिए खुद को कि मुझे उससे याद करना है, क्योंकि आपको खुद ही बहुत सिलेक्टिव चीजें दी जा रही है। तो जितनी चीजें आपको दी जा रही है, आप उसमें भी अगर छांट के पढ़िएगा तब तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तब तो बहुत चीजें आपकी छूट जाएंगी। आपको जितना दिया जा रहा है आप कम से कम उसे कवर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत सिलेक्टिव ही दे रहे हैं, बच्चों पे ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहे हैं। आपको जितना पढ़ना है उतना ही हम आपको भेज रहे हैं। ओके मैम। ठीक है? यस मैम। ठीक है। फिर भी अगर आप चाहती है कि नहीं आप सेल्फ स्टडी के लिए कोई बुक प्रेफर करें, तो मेरे हिसाब से अरिहंत पब्लिकेशन की बीए आर्ट्स को लेकर के जो बुक आती है एंट्रेंस की, उसमें आपको सारा टॉपिक मिल जाएगा। हालांकि उसमें भी आपको हिंदी साहित्य नहीं मिलेगा, हिंदी व्याकरण से जो 15 प्रश्न आते हैं उससे संबंधित मैटर आपको मिल जाएंगे। हिंदी साहित्य आपको मैं ही मैटर दूंगी, क्योंकि हिंदी साहित्य बहुत डेप्थ में है। तो कोई भी पब्लिकेशन ऊपर ऊपर से आपको दे सकता है, लेकिन उसमें डेप्थ में प्रश्न निकाल करके कोई नहीं देता है। अतः हिंदी साहित्य का भी उसमें आपको मैटर नहीं मिलेगा। वो 15 प्रश्न के लिए आपको मेरा पीडीएफ पढ़ना ही होगा, तो मैं आपको भेज रही हूँ ग्रुप में, आप उसे जरूर पढ़िए। और व्याकरण से संबंधित जो 15 प्रश्न आते हैं वो आपको अरिहंत वाली बुक में मिल जाएंगे, तो आप उसे ले सकते हैं। 250, 150, 200 का आता है, अमेजोन पे भी मिल जाता है, आप देख लीजिएगा ऑनलाइन भी। ओके मैम। ठीक है, चलिए फिर। और कोई प्रश्न किसी को, कोई भी कंफ्यूजन? चलिए फिर क्लास को खत्म करते हैं, और आप लोग बता दीजिएगा क्लास कैसी थी, रिव्यू दे दीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।